हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे मूल प्रवृत्तियां। इंस्टिंक्ट के कई पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। ओके, अब हम देखते हैं क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं। मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर जन्म से रहती हैं। मूल प्रवृत्तियों के कारण इसी के कोई ना कोई संबंध, उसके संबंधित संवेग होता है, उसी के अनुसार हम क्रिया करते हैं। और वही क्रियाएं जिनको हमें सीखना नहीं पड़ता, अपने आप हमारे अंदर हो जाती हैं, या हम जो कार्य कर जाते हैं वही मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से मूल प्रवृत्तियों की कई सारी विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये होती है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ठीक है, क्या मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। जात होती हैं, इन्हें सीखना नहीं पड़ता। ठीक है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ मूल प्रवृत्तियां क्या है। मूल प्रवृत्तियां वे हैं जो जन्मजात होती हैं, ये किसी तरह से हम एक्वायर नहीं करते। ये मूल, इनको मूल मतलब जन्म। मूल का अर्थ ही होता है कि जहां से उत्पत्ति होती है, जैसे आपकी उत्पत्ति होती है तब से ही आपके अंदर पाई जाती है। इनको किसी तरह से सीखना नहीं पड़ता, ये अपने आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसी हिसाब से मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं विशेषता। दूसरा है मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिक होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता हमारी है कि ये मूल प्रवृत्तियां सभी में पाई जाती हैं। सभी जितने भी प्राणी हैं जीवित, सभी में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिक होने का मतलब ही है ये सब में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भूख की प्रवृत्ति मुझ में पाई गई, किसी कोई दूसरा पर्सन उसमें नहीं पाई गई, बिल्ली में नहीं है, शेर में नहीं है। नहीं, भूख ये मूल प्रवृत्ति ऐसी है कि हर किसी में पाई जाती है। हाँ, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, वो अलग का मैटर होता है, पर हर जीवित प्राणी में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियों के मूल प्रवृत्तियों के निश्चित उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य होते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां यूं ही हम कार्य नहीं करते, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जैसे भूख लगी है तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमें खाना ढूंढना है। हमारा हम उन्हें सांप को देखा या कल शेर को देखा तो हमारा उद्देश्य उस समय क्या होता है, उस जगह से पलायन करना, उस जगह को छोड़ देना, भाग जाना वहां से। ठीक, या हमने किसी बच्चे को देखा तो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है उसके प्रति प्रेम जगाना, उसको हम जगाते नहीं है, वहां हमारा उद्देश्य ही हो जाता है, निश्चित उद्देश्य होता है। उन उद्देश्य आपको बनाना भी नहीं पड़ता है, अपने आप उस फील्ड में आप कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, आप किसी चीज को देख के आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना क्रोध जताएंगे, कुछ बोलेंगे उसके अगेंस्ट, या युद्ध करने को तत्पर होंगे, लड़ाई झगड़े के वाक्य ही बोल देंगे, तो वहां आपका ये उद्देश्य अपने आप बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि अ, किसी प्रजाति के सदस्यों की मूल प्रवृत्ति एक समान होती है। ठीक है, जैसे मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणी में पाई जाती हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही। लेकिन क्या डिफरेंस होता है कुछ प्राणियों में, जैसे
अलग अलग टाइप की के उनके वर्क होते काम होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी मनोवृत्ति मूल प्रवृत्तियां जो है वो अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य है, उसको भूख लगी, वो भूख भोजन की खोज करता है, ठीक है, खाना बनाता है, खाता है, भूख मिटाता है अपनी, या कुछ खरीद के खाता है, या कहीं से जाके कुछ लेके खाता है, कोई चोर उचक्का है तो छीन के भी खा लिया, लेकिन एक सीमित मर्यादा में होते हैं। वहीं जीव जंतु क्या होते हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं उनकी मूल प्रवृत्तियों में अपना खाना पहले से संग्रह करने लगते हैं। जैसे बंदर हो गया, वो खाना संग्रह करना जानता नहीं, उसके समस्त प्रजाति में ऐसी होती है कि वो मतलब खाना कहीं से छीन झपट के ही खाएगा, भूख लगी तो। ठीक उसी तरह चींटियों की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, भूख उनको भी लगती है लेकिन वो भोजन संग्रह करके रखती है। तो वो सभी चींटियों में उस तरह की मूल प्रवृत्तियां होती है। छीनने की मूल प्रवृत्ति सभी बंदरों में होती है, ठीक है। तो इस एक प्रजाति के मतलब कोई अलग अलग प्रजातियां जो होती है, मनुष्य की भूख लगने पे मूल प्रवृत्ति कुछ अलग ही होती है, वो अपना बनाता तब खाता है, या भोजन की खोज करता है, उस दिशा में निकलता है, कार्य करने लग जाता है भोजन से संबंधित। तो सबकी मतलब एक प्रजाति का मनुष्य हो गया, बंदर मैंने अलग एग्जाम्पल दिया कि वो अलग प्रजाति का हो गया, चींटियों का एग्जाम्पल मैंने अलग दिया, ठीक है। तो हर प्रजाति के सबकी मूल प्रवृत्तियां अलग अलग होती है, लेकिन सेम जैसे एक प्रजाति का है तो उसकी मूल प्रवृत्ति सभी, जैसे बंदर एक है तो सारे बंदरों की मूल प्रवृत्ति एक सी होगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल प्रवृत्तियां आजीवन रहती हैं। रहती हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां कभी हमारे अंदर से खत्म नहीं होती। हाँ, उसका प्रकाशन कम या ज्यादा हो सकता है पर खत्म कभी नहीं होती। वो मनुष्य के जीवन में हमेशा उसके अंदर उपस्थित रहती है। उसका प्रकाशन कभी कम होता है, कभी ज्यादा, कभी किसी मूल प्रवृत्ति का प्रकाशन होता है, कभी किसी मूल प्रवृत्ति का कम और ज्यादा भी होता रहता है, या कई बार होता वो प्रकाशित भी नहीं करता है, वो अलग का मैटर है। पर मूल प्रवृत्तियां मनुष्य में या किसी भी प्राणी में आजीवन रहती हैं, ठीक है। कुछ उपायों द्वारा मूल प्रवृत्तियों में शोधन किया जा सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे उपाय, कुछ मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। जैसे जब उनके काफी उग्र हो जाती हैं, कभी ज्यादा या बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बहुत कम होती हैं, तो हमारे लिए वो बहुत हानिकारक हो जाती हैं। तो उसमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें शोधन यानी कि बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे किसी के अंदर गुस्से, क्रोध का संवेग बहुत ज्यादा जागता है, उनमें युद्ध की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, तो वो समाज के लिए हानिकारक होती है। तो मेडिटेशन या ध्यान ऐसी चीजों में लगाकर उसको इस मूल प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। युद्ध की, युत्सा की, कॉम्बैट जिसको बोलते हैं, कॉम्बैट की मूल प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कई बार कोई बच्चा बहुत दुबला हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, तो उसके अंदर भूख की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। कई बार उसको भूख ही नहीं लगती है, उसकी कम होती है। तो कई सारे ऐसे उपाय होते हैं, उसको ज्यादा एक्सरसाइज करा के, या खाने की जगह, जो मोटा है खाने की जगह पे कुछ और चीज दे के उसकी भूख को कम किया जाता है। दुबला है उसको बहुत ज्यादा वर्कआउट करा के उसके अंदर भूख जागृत करके, भूख की मनोप्रवृत्ति बढ़ा के, इस तरह कुछ ऐसे ऐसे हर मनोवृत्ति में कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनके द्वारा उनमें बदलाव किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों तथा आदतों में अंतर होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां जनरली हम लोग क्या समझते हैं, मूल प्रवृत्ति और आदत एक ही मान लेते हैं, नहीं, पर दोनों एक नहीं है। मूल प्रवृत्तियां क्या है, वो हमारे अंदर जन्म से रहती है, लेकिन आदत का विकास जन्म होने के बाद होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों में हम परिवर्तन बहुत उपायों द्वारा कर सकते हैं, पर आदत में बदलाव हम शीघ्र ही कर सकते हैं। अगर खुद चाहे, किसी तरह के बड़े शोधन की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत जल्दी ही उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने देखते हैं मूल प्रवृत्तियों और आदतों में अंतर होता है, दोनों एक नहीं होती हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, दोनों में अंतर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियां लाभदायक होती हैं। ठीक है, लाभदायक होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां कभी भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होती हैं। जब हम उसका ज्यादा दुरुपयोग करने लगते हैं या उसी की आड़ में हम कुछ और कार्य करने लग जाते हैं, तभी वो हमको हानिकारक या दूसरे को किसी को हानिकारक प्रतीत होती है। अदरवाइज मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती हैं। ठीक है, उनका अगर हम उचित मात्रा में प्रयोग करें तो। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में बुद्धि या चेतना की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं हमारे जन्म से होते ही हैं, उसके व्यवहार में हम ऐसा नहीं है कि जानबूझ के वो व्यवहार हम वहां करेंगे, हम वहां नहीं करेंगे। कोई प्राणी जानबूझ के करता है, कोई मनुष्य ही कर सकता है, वो अलग का मैटर है। जानबूझ के हम दिखा दे कि एक बार किसी पे गुस्सा किया, उससे आप चिढ़ते हैं तो बार बार उसके ऊपर गुस्सा दिखाएं, तो वो आप अपनी मूल प्रवृत्ति दिखाएं, वो अलग का मैटर है। पर मूल प्रवृत्तियात्मक जो आपके व्यवहार होते हैं उसमें आपकी बुद्धि का कोई रोल नहीं होता, वो आप करते ही करते हैं। आपको भूख लगी है, उसमें बुद्धि का कोई उपयोग नहीं, आप खाना खाएंगे, आपके अंदर वात्सल्य की भावना है, आप बच्चे को प्यार करेंगे ही करेंगे। आपके अंदर अगर संचय या संग्रह की भावना मूल प्रवृत्ति ज्यादा है तो आप संचय या संग्रह करेंगे, आत्म स्थापन या आत्म प्रकाशन आप करेंगे ही करेंगे। उसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं होता कि बुद्धि आपकी बताएगी तब आप कार्य करेंगे। बुद्धि और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार दोनों अलग होते हैं, उसमें आपकी चेतना या बुद्धि का कोई रोल नहीं होता। चेतन या अचेतन किसी भी अवस्था में हो या अर्धचेतन अवस्था में, किसी भी अवस्था में आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो है वो वैसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप कितनी भी बुद्धि लगा लो, आपको टाइम अगर है, भूख हंगर आपके अंदर है तो भूख आपको लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में बुद्धि या चेतना का की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मूल प्रवृत्तियों की कुछ विशेषताएं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अभी नोट कर पा रहे हैं जल्दी तो नोट करिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स आप बनाते चलिए। ओके, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। थोड़ा सा एक पॉइंट हमारे पास और बचता है कि मूल प्रवृत्तियों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा मूल प्रवृत्तियां क्या है, मूल प्रवृत्तियां हमारे लिए लाभदायक होती हैं। लाभदायक जैसे हर जीवन के हर क्षेत्र में मूल प्रवृत्तियां हमारे लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन वही शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। जब आपकी मूल प्रवृत्तियां, कौन सी मूल प्रवृत्ति ज्यादा है आपकी, कौन सी कम है, किस पर आप फोकस डाल के अच्छे कार्य कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, आप में ध्यान देने की योग्यता ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा ध्यान ले जाएंगे, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपकी समझने की प्रवृत्ति ज्यादा तेज है। तो इस सब तरह से हम ये कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियां हमारे लिए लाभदायक होती हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही हमारे व्यवहार निर्धारित होते हैं। ठीक है, हम जो भी व्यवहार करते हैं, प्राणी जो भी व्यवहार करता है वो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करता है। जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो जो हमारा व्यवहार होता है वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है, और भविष्य किससे बनता है, शिक्षा में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियां का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। ठीक है,
मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। रास महोदय का कहना था मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। अतः शिक्षा के सिद्धांतों और व्यवहार के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, रास महोदय भी कहते थे कि मूल प्रवृत्तियां, जैसा अभी आपको बताया कि मूल प्रवृत्तियां से ही व्यवहार हमारे निर्धारित होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियां क्या है? व्यवहार के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। आपके व्यवहार का अध्ययन करना है तो मूल प्रवृत्तियां आपकी जान गए तो आपके व्यवहार का अध्ययन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं, शैक्षिक सिद्धांत जितने भी होते हैं, वो मानव के व्यवहार पर ही निर्धारित होते हैं। मानव के व्यवहार के अनुसार ही हम समझ लेते हैं कि हाँ, किसका व्यवहार कैसा है, तो वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए इसका अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है कि हाँ, मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम जान लें। मूल प्रवृत्तियां हम जान लेंगे तो व्यक्ति का व्यवहार जान लेंगे और उसको वैसी उसकी शैक्षिक व्यवस्था करेंगे, उसका कैरियर उसी हिसाब से निर्धारित करेंगे। शिक्षक को भी सहायता मिलेगी बच्चे का व्यवहार समझने में, कौन सा बच्चा किस चीज में ज्यादा तेज है, किस चीज को अच्छे से कर सकता है, इसके लिए भी काफी फायदेमंद है। तो हम इसका शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। पहला शैक्षिक महत्व क्या है? पहला है बाल मन को समझने में सहायक। ठीक है, बच्चा जब स्कूल जाता है तो टीचर उसको पढ़ाती है, टीचर उसको पढ़ाता है या पढ़ाती है, तो उसका मन समझ लेना पहले जरूरी होता है कि हाँ, किन चीजों में बच्चे की रुचि है, बच्चा को क्या चीजें पसंद है, उसको जल्दी क्रोध आता है कि नहीं आता है, वो चीजों को जानने की उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसकी ज्यादा है कि नहीं है। तो उसका मन जब समझ लेता है तो बच्चे को पढ़ाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चे का मन समझना। जबरदस्ती आप उसको कितना भी पढ़ाएंगे तो उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब उसका मन हम समझ लेंगे कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है तो उसको समझने में आसानी होगी और शिक्षक बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ले जाएगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों की रुचि जानने में सहायक। बच्चों का मन जानने के साथ साथ बच्चों की रुचियां जानना भी आवश्यक है। बच्चों की रुचियां जानना इसलिए आवश्यक है कि उसकी किस विषय में ज्यादा रुचि है, किस क्षेत्र को वो ज्यादा पसंद करता है, किस तरह की चीजें उसको पढ़ाई जाए, किस विधि से पढ़ाई जाए, कि उसको जो उसका पाठ्यक्रम है वो रुचिकर लगे। तो ये चीज समझने में बच्चे की मूल प्रवृत्ति या उसका व्यवहार आप समझ पाएंगे, तभी उसकी रुचियां आपको जानने को मिलेंगी, शिक्षक को जानने को मिलेंगी। तो मूल प्रवृत्तियों की सहायता से बच्चे की रुचियां जानने में शिक्षक को सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
बच्चों को प्रेरणा देने में सहायक। ठीक है, कोई बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा है तो किसी बच्चे की मूल प्रवृत्तियां शिक्षा के क्षेत्र में अधिक जिज्ञासु है, वो कर रहा है तो बच्चे को उस बच्चे को दिखाकर प्रेरणा देना कि हाँ देखो बच्चा ऐसा कर रहा है, उसकी मूल प्रवृत्तियां ऐसी हैं तो वो ऐसा कर रहा है। तो बच्चों को प्रेरित करने में शिक्षक की भी मूल प्रवृत्ति उससे निखरती है। तो बच्चे को प्रेरणा देने में, उसको प्रेरित करने में जितना वो मोटिवेट कर ले जाए बच्चे को कि हाँ आप ये चीजें कर सकते हो, आपकी इस चीज में आपका ये संवेग ज्यादा अच्छे हैं, आपकी की जो इंस्टिंक्ट है वो ज्यादा अच्छे से कार्य करेगी। तो बच्चों को प्रेरणा देने में मूल प्रवृत्तियां काफी सहायक होती हैं। नेक्स्ट है आदत निर्माण में सहायक। ठीक है, बच्चों की अच्छी आदतें बनाने, पुरानी आदतें छुड़ाने, इन सभी में मूल प्रवृत्तियां काफी मदद करती हैं शिक्षकों की। ठीक है, जो बच्चों की बुरी आदतें हैं, कभी कम पढ़ने में मन लगाते हैं, अच्छा लिखते नहीं है, राइटिंग खराब हो रही है, क्लास में आदतें खराब हैं कि वो किसी बच्चे पे बहुत हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, आज मुझे यहाँ बैठना, कल वहाँ बैठना। तो इस तरह बच्चों की रूटीन में आदत लगाना कि आज रोटेशन वाइज बैठना है या रोटेशन वाइज खड़े होना है, सीरियल क्रम में आपको बैठना है। तो इस सब तरह की छोटी-छोटी आदतों का निर्माण करते-करते धीरे-धीरे वो अनुशासन में आ जाता है, मतलब नए नियम कानून में आ जाता है। आदत ही उसकी पड़ जाती है कि आपको रूल रेगुलेशन में रहना है। तो आदतों के निर्माण में मूल प्रवृत्तियाँ काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है चरित्र विकास में सहायक। ठीक है, बच्चों का चरित्र कैसा हो, जैसे उसकी आदतें डाली जाएंगी, उनकी मूल प्रवृत्तियों के पर किस तरह टीचर पकड़ बनाता है या उनके पेरेंट्स पकड़ बनाते हैं, किस तरह माहौल में उसको रखा जाता है, उसी तरह बच्चे का चरित्र विकसित होता है। तो टीचर बच्चे की मूल प्रवृत्तियां जानता है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में शिक्षक को ज्ञान है, किस मूल प्रवृत्ति से कैसे संवेग उत्पन्न होंगे, कैसा बच्चा व्यवहार करेगा। अगर शिक्षक को इसका ज्ञान है तो बच्चे का अच्छा चरित्र निर्माण वो बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो इस मूल प्रवृत्तियां इस तरह से बच्चों के चरित्र निर्माण में, चरित्र के अच्छे चरित्र के विकास में टीचर को काफी हेल्प देती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ज्ञानार्जन में सहायक। ज्ञानार्जन मतलब नॉलेज लेने में, नॉलेज गेन करने में बहुत सहायक होती हैं। बच्चों जैसे किसी चीज का, बच्चों को कोई चीज समझानी है, कोई टॉपिक समझाना है तो बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा। टीचर को जब पता है कि किस विधि से समझाएं, उसको किस तरीके से बच्चे को समझाएं, या बच्चे की कौन सी किस तरह की मूल प्रवृत्ति का कौन सा बच्चा है, इस तरह से पढ़ाएं कि क्लास में जितने बच्चे हैं सबको समझ में आए। जब बच्चों को समझ में आएगा तभी उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और वो शिक्षक का ज्ञान भी बढ़ेगा। इस तरह से वो तरह तरह की मूल प्रवृत्तियां के बारे में वो पढ़ा होगा, शिक्षक को मूल प्रवृत्तियों का जब ज्ञान होगा तभी वो यह सारी जानकारियां ले सकता है और बच्चों के ज्ञानार्जन में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सहायक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन स्थापित करने में सहायक। ठीक है, कक्षा में अनुशासन स्थापित करना या जीवन क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करना या बच्चों में स्वयं का अनुशासन स्थापित करना हो तो उसके लिए मूल प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मूल प्रवृत्तियां इसके लिए काफी कारगर, काफी मददगार सिद्ध होती हैं कि बच्चे, जैसे सब में बताया कि जब शिक्षक को मूल प्रवृत्तियों के बारे में पता होगा, बच्चों की किस बच्चे में कौन सी मूल प्रवृत्ति ज्यादा है, तो उसकी अच्छी आदतों का निर्माण करके जैसे बताया कि आपको बच्चे को डेली रूटीन में बैठाना, उसको रोटेशन में करना,
करना, किस बच्चे को कब आगे खड़ा होना, किस बच्चे को कब कौन सी जिम्मेदारी देना है, सब बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना, ये सब उस बच्चों की मूल प्रवृत्तियां या उनके व्यवहार देखकर शिक्षक समझ सकता है और उसी हिसाब से उनसे कार्य करा सकता है। और ये कार्य कराते कराते धीरे धीरे बच्चों में अनुशासन आ जाएगा। बच्चा उसी हिसाब से कार्य अनुशासन में रहना सीख जाएगा, अनुशासन में कार्य करना सीख जाएगा। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व यही है, बाल मन को समझने में, बच्चों की रुचि को जानने में, बच्चों में प्रेरणा देने में, बच्चों के आदत निर्माण में, बच्चों के चरित्र विकास में, ज्ञानार्जन में और अनुशासन स्थापित करने में। ठीक है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, चाहे हमारी भूख की हो गई, चाहे ये उत्साह की हो गई, या आप संचय की ले लीजिए, आत्म प्रकाशन की ले लीजिए, काम की ले लीजिए, वात्सल्य की ले लीजिए, कोई भी हमारी मूल प्रवृत्तियां या संवेग हैं, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर हम उसके अच्छे पक्ष को देखें तो उनसे हम बहुत सारी अच्छी आदतों का निर्माण बच्चों का करा सकते हैं। सभी शिक्षक ये कार्य कर सकते हैं, शिक्षक के साथ माता पिता भी ये कार्य कर सकते हैं कि ये मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो काफी लाभदायक होती हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। पर हाँ, उसको पॉजिटिवली लिया जाए, उसके पॉजिटिव पक्ष को देखा जाए। ठीक है, तो उस पॉजिटिव पक्ष का अच्छा उपयोग करके बच्चों को उनके भविष्य में काफी सफल हम बना सकते हैं। ठीक, होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मूल प्रवृत्तियां आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि क्या है। और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। उसके लिए मैं अलग से क्लास ले लूंगी। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।